हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिग्निटी। तो आज हम बात करेंगे फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो एकेडमिक सेशन के लिए होंगे मेनली। ठीक है, एकेडमिक सेशन यानी कि आपके जो एग्जाम जैसे फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं बीएससी नर्सिंग के, आरयूएचएस के और कई सारी यूनिवर्सिटीज के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपकी जल्दी फॉर्म डेट भी आने वाली है और फिर फॉर्म एंड हो गए और एग्जाम डेट आ जाएगी, जिसमें अपन पहले बात करने वाले हैं जिस सब्जेक्ट की वो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग। सबको पता है फर्स्ट ईयर को कि फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग थ्योरेटिकल भी और प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बहुत वेटेज रखते हैं। अगर आपकी परसेंट बहुत इंक्रीज हो जाती है दोनों में, अगर आप थ्योरी में और प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स गेन करते हैं तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चन है। ये ज्यादातर रिपीट यही होते हैं, यही या फिर कुछ शॉर्ट नोट में या फिर लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन 16 नंबर के। तो कई सारे क्वेश्चन हैं इसमें से रिपीट हुए हैं और ये खुद क्वेश्चन भी 4 से 5 पेपर में रिपीट हुए हैं। तो अपन इनके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन पे बात करने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले आपको क्वेश्चन पेपर ऊपर से पढ़ते रहना है। मतलब कि कितने हार्स आपको 3 हार्स मिलेंगे, सबको पता है 3 हार या 180 मिनट्स आपको मिलेंगे क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, आंसर लिखने के लिए। उसमें 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे, 6 क्वेश्चन या एक ऑप्शनल क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसके बाद में आपको एक माइन्यूट डिटेल ये ध्यान रखनी है कि बीच में नोट डाला होगा क्वेश्चन नंबर 4 इज कंपलसरी, क्वेश्चन नंबर 5 इज कंपलसरी, उसका ध्यान रखना है। क्योंकि बच्चे जैसे क्वेश्चन नंबर 4 इज कंपलसरी उसमें लिखा हुआ है, बच्चों ने पढ़ा नहीं है तो 1 2 3 करे आते हैं और 5 और 6 करे आते हैं, 4th क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं कर पाते, तो वो 16 नंबर खराब हो जाते हैं उनके। और एक क्वेश्चन जैसे अपन बात करें तो टाइम डिवाइडेशन 180 मिनट्स आपको मिलते हैं पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। उसमें आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, तो 30 से 35 मिनट एक क्वेश्चन के लिए मिलते हैं, जो कि बहुत सफिशिएंट टाइम है अगर देखें तो। लिखने के लिए भी शॉर्ट नोट, अगर 4 शॉर्ट नोट है एक क्वेश्चन के अंदर 16 नंबर में, तो आप 7-7 8-8 मिनट में लिख सकते हैं इजीली, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, पूरा लॉन्ग नोट नहीं आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, तो ये शॉर्ट नोट में आएगा। आइदर इट कैन मीन 8 मार्क्स और 4 मार्क्स, कहीं से भी आएगा। इस क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, हर पेपर के अंदर आते हैं। तो ये क्वेश्चन और ये वाला जो चैप्टर है ये आपके लिए एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके नर्सिंग प्रोफेशन के लिए मेनली बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए, इसके अंदर बताया जाता है प्रोफेशन क्या है, नर्सिंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या एटिकेट्स ऑफ नर्सिंग है, तो ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं, डिफाइन नर्सिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन। नर्सिंग डिफाइन करनी है। अच्छा, एक बात और बता देता हूं, जितना क्वेश्चन ने पूछा है ना उतना ही लिखना है, फालतू नहीं लिखना है। ना ही तो फालतू पेजेस मिलते हैं आपको, ना ही आपके पास फालतू लिखने का टाइम होगा, और फालतू अगर आप लिखते हो तो आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे उसके। तो हम बात करते हैं डिफाइन नर्सिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्रोफेशन। ये 4 नंबर का दिया हुआ है। पहले आपको नर्सिंग की डेफिनेशन लिखनी है, फिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक से 1 2 3 4 ऐसे करके लाइन अप करते हुए लिखते जाना है। या तो सीधे ये हिसाब लगा लो कि मैक्सिमम एक पेज के 2 नंबर मिल सकते हैं, 40 × 2 80 मार्क्स का पेपर होता है। या आप ये लगा दीजिए मिनिमम एक पेज में आप लिखेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। शॉर्ट नोट 4 नंबर का है तो 2 पेज में लिखना है आपको। और अगर कोई भी एक क्वेश्चन है, जैसे ये कलेक्टिवली एक क्वेश्चन है, तो ये आपको मैक्सिमम 7 से 8 पेज के अंदर लिखना है। उसके बाद अपन बात करें सेकंड इसका, जैसे ये 4 नंबर के अंदर इसको डिवाइड किया हुआ है अपन ने, इसको अगर अपन बहुत अच्छे तरीके से लिखेंगे, पूरा सही लिखेंगे, तो इसके 4 नंबर अपन को मिलेंगे। ये नंबर भी डिवाइडेड है, अगर ये आपने गलत किया तो 4 आपके हट जाएंगे, 12 में से ही आपकी मार्किंग होगी। एक्सप्लेन स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, आपको स्टेप बता देना, क्या इवैल्यूएशन है, इंप्लीमेंटेशन, इंटरवेंशन, क्या स्टेप्स होते हैं नर्सिंग प्रोसेस के। ये भी 4 नंबर में डिवाइड है। आप सारे सारे स्टेप्स लिखिए, उन्हें एज ए हेडिंग बनाइए और 2 2 3 3 लाइन उनके अंदर लिखते जाइए। उसके बाद में डिस्कस द डिटेल अबाउट असेसमेंट प्रोसेस। असेसमेंट प्रोसेस के बारे में आपको लिखना है। अब जैसे 8 नंबर का ये है, तो 8 नंबर आप भी समझते हैं, 8 नंबर कोई एग्जामिनर ऐसे ही नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा ऐसे। आप भी कभी एग्जामिनर बनेंगे या कोई टीचर बनेंगे आगे जाके फ्यूचर में, तो आप भी 8 नंबर ऐसे ही नहीं देंगे। आप भी कुछ देखेंगे कि उसने 4 से 5 पेज लिखे या 3 से 4 पेज लिखे, तो ही आप 8 नंबर देंगे उसे। अच्छा लिखा, ऐसा नहीं कि गलत लिखे तो बस 4 पेज भरने हैं, बोला था सर ने कि 4-5 पेज भर देना 10 नंबर मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। बट ये डिवाइडेड है मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट अपन बात करें, से ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे, जैसे 5 या 6 सब्जेक्ट 7 सब्जेक्ट जितनों का भी एग्जाम दोगे, हर पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन जरूर मिलेगा जिसके अंदर 4 × 4 लिख रखा होगा। जैसे 4 शॉर्ट नोट होंगे, ठीक है, 3 शॉर्ट नोट होंगे, तो 4 शॉर्ट नोट है यहाँ पे, 4 × 4 मतलब ये 16 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, बट ईच क्वेश्चन है 4 मार्क्स।
सबसे पहले दिया हुआ है डिफाइन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन चैप्टर है, बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। और इसके अंदर से 16 नंबर या 8 नंबर का एक क्वेश्चन हमेशा आता है, ये लिख लेना या हर पेपर में आप देख लेना। पिछले 5 साल 10 साल जब भी कम्युनिकेशन का क्वेश्चन आया है और अब इस बार भी आएगा और आता भी रहेगा आगे भी। और कम्युनिकेशन डे टू डे लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम सबको आता ही होगा अच्छा कम्युनिकेशन करना। तो उसके बाद हम बात करते हैं डिफाइन कम्युनिकेशन। यहाँ सिर्फ इतना बोला है कम्युनिकेशन के बारे में, सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है इसकी। उसके बाद में एक्सप्लेन द एनपीआर। एनपीआर मतलब नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, आईपीआर भी बोलते हैं इसको, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। उसके एनपीआर, फिर एनपीआर के अंदर आपको डेफिनेशन लिखनी है, फिर इसके फेजेस लिखने हैं, जैसे कौन सी ओरिएंटेशन फेज है, कौन सी वर्किंग फेज है, कौन सी टर्मिनेशन फेज है। थोड़ा थोड़ा लिख देना, जैसे 4 मार्क्स का है तो 2-2.5 पेज या 1.5 से 2 पेज आप भर सकते हो इसके अंदर। डिस्क्राइब मेथड ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कैसे आप एक कम्युनिकेशन को इफेक्टिव वे में कंटिन्यू कर सकते हो, कौन कौन सी चीजें जिनसे आप, जैसे आपको बात करनी है, आई टू आई कांटेक्ट मेंटेन रखना है और वॉइस बिल्कुल नॉर्मल टोन के अंदर रखनी है। तो ऐसा करके कौन से ऐसे मेथड है जिनसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद 4th नोट के अंदर अपन जाए तो एक्सप्लेनेशन अबाउट बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर मतलब जो चीजें अच्छा कम्युनिकेशन होने से रोकती है। जैसे अच्छा कम्युनिकेशन होने से कौन सी चीज रोकती है कि आप 2 लोग बात कर रहे हो, पीछे से कोई चिल्ला रहा हो, आप 2 लोग बात कर रहे हो, पीछे से कोई हॉर्न मार रहा हो, एनवायरमेंटल सिचुएशन होती है, खुद के लैंग्वेज बैरियर होते हैं, कल्चरल बैरियर होते हैं। जैसे मैं किसी बाहर कंट्री में जाता हूँ, मुझे ढंग से कोई भी उनकी लैंग्वेज नहीं आती, जैसे इंग्लिश है, पुर्तगीज है, स्पेनिश है, मुझे कोई सी भी लैंग्वेज नहीं आती है, तो डेफिनेटली मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा उनसे, इफेक्टिवली नहीं कर पाऊंगा। काम चलाओ तो सब लोग कर देते हैं, जब इतना कर रहे हैं तो काम चलाओ से बात नहीं बनेगी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात हुई है। और बात हुई है सेकंड बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन की। तो कौन कौन से ऐसे बैरियर हो सकते हैं जो कि कम्युनिकेशन में बाधा डालते हैं अपने, या फिर कम्युनिकेशन के एक बैरियर बन के आते हैं सामने। फिर थर्ड क्वेश्चन में अगर बात करें पर डिफाइन वाइटल साइन। वाइटल साइन यहां भी काम आएगा, थ्योरी में भी काम आएगा और प्रैक्टिकल में भी काम आएगा। आपको एग्जामिनर आएगा और एग्जामिनर बोलेगा कि मुझे इसके रेडियल पल्स चेक करके दिखा, मुझे इसके कैरोटिड पल्स चेक करके दिखा। तो वाइटल साइन, वाइटल साइन के अंदर पल्स, टेम्परेचर, बीपी, आपको पल्स की साइड याद होनी चाहिए, कैरोटिड है, टेम्पोरल है, रेडियल है, अल्नर है, ये सारी साइड्स आपको याद होनी चाहिए। ये आपके प्रैक्टिकल में भी, थ्योरी में भी और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी काम में आएगी। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग वाइटल साइन, जैसे कौन कौन से मेथड है जिनसे अपन रिकॉर्ड कर सकते हैं वाइटल साइन। यहाँ पे इसको 4 मार्किंग या 4 नंबर दिए हुए हैं, इसके बारे में इतना ही लिखना है, थोड़ा 1.5-2 पेज, तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। सही सही लिखना है, गलत नहीं लिखना है, वरना कुछ भी नहीं मिलेगा। राइट मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद फीवर, ये 12 नंबर का है, इसमें आपको ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। 12 नंबर मतलब 5 से 6 पेज आपको भरने होंगे, 6-7 पेज आपको कुछ ज्यादा आता है तो उसके अंदर पहले लिखना पड़ेगा फीवर क्या होता है, जैसे 37.6 डिग्री से अपर गया, ठीक है, फिर फीवर की कैटेगरी बढ़ती जाएगी। उसके बाद फीवर के बारे में लिखना है, फिर उसका मैनेजमेंट लिखना है, जैसे कैसे मैनेज कर रहा है, आपको एंटीबायोटिक्स देनी है और टेम्परेचर उसका मेंटेन रखना है, कोल्ड स्पंजिंग करनी है, टैपिड स्पंजिंग मेन करते हैं इसके अंदर, अगर हाइपरपायरेक्सिक कंडीशन है तो फिर कोल्ड स्पंजिंग करेंगे इसकी पेशेंट की, तो उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, फिर आपको 12 नंबर मिलेंगे। इसी तरीके से पेपर अटेंड करना है। और जैसे किसी भी क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना है आप लोगों को कि 180 मिनट मिले, यानी कि एक क्वेश्चन को अगर 35 से 36 मिनट मिल रहे हैं तो आपने एक क्वेश्चन को तो दे दिए 50 मिनट्स और दूसरे को आप दे दो 20 मिनट्स, तो ऐसे नहीं होता है, ऐसे भी आपकी मार्किंग ना गड़बड़ा सकती है। आपका जो अंदाजा है ना कि 80 नंबर के अंदर से मैं तो 70 नंबर लेके आऊंगा या लेके आऊंगी जो भी है, तो वो ऐसे नहीं हो पाएगा। इफेक्टिव मैनेजमेंट आपको करना है टाइम का मेनली, और ये आपका फर्स्ट ईयर है, आपको भी पता है, आपको ना ही टाइम मैनेजमेंट आता है। इंटरनल जिसने तरीके से दिए हैं या प्री एग्जाम जो मॉडल पेपर अपने होते हैं, वो जिसने अगर तरीके से दिया है तो वो टाइम इफेक्टिवली मैनेज कर पाएगा। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन अपन डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट नोट। ऐसे शॉर्ट नोट आपको क्वेश्चन मिलेगा देखने को, या फिर ऐसे ही मैनर में मिलेगा। इसके अंदर फर्स्ट है नर्सिंग प्रोफेशन। नर्सिंग प्रोफेशन के बारे में आपको लिखना है 1.5 से 2 या 2 से 2.5 पेज के अंदर। उसके बाद रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स। रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स के बारे में 3 से 4 क्वेश्चन आ चुका है पहले, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि एक छोटा सा शॉर्ट नोट देखने को मिल सकता है आपको एग्जाम के अंदर। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के एक बार आपको मेथड लिस्ट आउट कर देने से पाल्पेशन, परकशन, इंस्पेक्शन वगैरह ये सब आपको लिस्ट आउट कर देना है, और उनके फिर बाद में 2-2, 3-3, 4-4 लाइन लिख देनी, जिससे कि आपका पेज भी पूरा हो जाए और आप हल्का सा ब्रीफ इनका डिस्कशन भी दे पाओ या फिर एक नरेशन दे पाओ आप छोटा सा। मेडिकल सर्जिकल एसेप्सिस, यानी कि इसका सीधा सा मीनिंग ये है कि कौन सी प्रैक्टिसेस है जिनसे अपन स्प्रेडिंग ऑफ इन्फेक्शंस को रोक पाए, तो इसका कुछ थोड़ा सा आप लिख देना 1 या 1.5 पेज में।
और इनके एजेंट्स लिख देना, जैसे डेटॉल, फिनॉल वगैरह, इन सब का आप लिख सकते हैं उसके अंदर। शॉर्ट नोट, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शॉर्ट नोट वापस से, यानी कि क्वेश्चन वही 16 नंबर का रहने वाला है, 4 डिवाइडेशन बना दिए, 4 नंबर के 4 शॉर्ट नोट। अब जैसे इसमें आप देख पा रहे हो कि 6 शॉर्ट नोट है, ऊपर लिखा हुआ होगा एनी 4, कोई से भी 4 आप अटेंड कर सकते हैं इनमें से जो आपको अच्छे से आते हैं। कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स के अंदर आपको ध्यान रखना है दोनों के कोड ऑफ एथिक्स, आपको आईसीएन के भी पूछ सकता है और आपको आईएनसी के भी पूछ सकता है एग्जामिनर, तो कोड ऑफ एथिक्स आपको लिखने, इनके अंदर आप कुछ घटा या बढ़ा नहीं सकते हैं, जितने दिए हुए हैं स्टैंडर्डाइज उतने ही आप लिख पाएंगे। ऐसा नहीं है कि पेज भरने के चक्कर में आप लोग कुछ भी लिखते जाएं, ऐसा नहीं होगा इनके अंदर। हॉस्पिटल्स, नेक्स्ट शॉर्ट नोट है हॉस्पिटल्स, मतलब हॉस्पिटल के बारे में आपको लिखना है कि हॉस्पिटल कौन कौन से तरीके के हो सकते हैं, हॉस्पिटल के बारे में आपको बता देना है, थोड़ा थोड़ा सा टाइप ऑफ हॉस्पिटल लिख देना है। उसके बाद में HAI मतलब हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, जिसको नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी बोलते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के ऊपर शॉर्ट नोट आता है और कई बार आया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं या फिर पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर उठा सकते हैं। बैरियर नर्सिंग, ऐसी नर्सिंग या फिर ऐसी प्रैक्टिसेस जिनसे अपन इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोक सकते हैं, जैसे पीपीई हुआ, मास्क हुआ, ग्लव्स हुए, उनके बारे में आपको बताना है। जैसे अभी हाल ही में बहुत ज्यादा चला था कोविड के टाइम पे शील्ड हो गई, तो इन सब चीजों के बारे में आपको बताना है बैरियर नर्सिंग के। एडमिशन एंड डिस्चार्ज, एडमिशन एंड डिस्चार्ज के बारे में पहले दोनों की अलग अलग डेफिनेशन लिखनी है, डिस्चार्ज की डेफिनेशन लिखनी है, तो बताना है एडमिशन भी कई टाइप से होते हैं, जैसे ऑन द वॉलंटरी बेसिस, इमरजेंसी बेसिस, और डिस्चार्ज होते हैं लामा, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, जैसे कोई पेशेंट जाना चाहता है अपनी रिस्क पे कि हालांकि डॉक्टर उसे डिस्चार्ज नहीं कर रहा है और वो अपनी उस पे जाना चाहता है कंसेंट पे कि मैं जा रहा हूँ, आई एम द रिस्पॉन्सिबल फॉर मैं हर चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल हूँ, वो ये लिख के जाता है कंसेंट के अंदर कि अगर मेरी हेल्थ में कोई भी खराबी होती है या मैं बीमार होता हूँ या मुझे कोई भी कॉम्प्लिकेशन होती है तो उसके बारे में आपको लिखना है। थोड़ा सा लिखना चाहते हैं सीपीआर बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी हो सकता है आपके काम भी आ जाए ये रियल लाइफ में भी। आप कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट देख लें आरटीए, तो उसके अंदर आप कभी आपको आता हो तो आप किसी की जान भी बचा सकते हैं। यहाँ से एग्जाम्स में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, एकेडमिक में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इनमें से आपको कोई भी 4 करने हैं 16 नंबर के, जो आपको सबसे अच्छे से आते हैं वो सबसे पहले करने हैं और जो कम आते हैं उन्हें बाद में करना है। उसके बाद में ब्रीफली डिस्कस, ये भी वही शॉर्ट नोट है। ऑक्सीजन थेरेपी, ऑक्सीजन थेरेपी का एक सीन है कि मतलब आप जब काम करेंगे हॉस्पिटल में तब ऑक्सीजन थेरेपी बहुत काम आएगी। ऑक्सीजन थेरेपी, इसकी डेफिनेशन लिखनी है कि भाई ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है आर्टिफिशियली, सिलेंडर से कर दो या आप लाइन से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उसके बाद आपको मेथड बताना है, नेजल कैनुला से दे सकते हैं, मास्क से दे सकते हैं, सिंपल फेस मास्क होता है, वेंचुरी मास्क होता है, एम्बू बैग होता है, तो आप थोड़ा थोड़ा उनके बारे में मेथड्स के बारे में बता सकते हैं, लिख सकते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन IM, IV, सबक्यूटेनियस, इनहेलेशन, इंट्राओसियस, इंट्राथीकल, ये सब रूट्स होते हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिख देना है। एनीमा, कौन सा एनीमा सबसे ज्यादा काम आता है, मोस्ट कॉमन यूज है, एनीमा क्यों देते हैं, कितने टाइप के एनीमा होते हैं, जैसे ऑयल एनीमा, कार्मिनेटिव एनीमा, सब कुछ मतलब आपको थोड़ा थोड़ा लिख देना है उसके अंदर की, जिससे आपके पेज भरते रहे, फॉर्मेट बनता रहे और कंटेंट जाता रहे आपका। उसके बाद में बेड सोर लिख देने हैं। बेड सोर क्यों होते हैं, मेनली अगर कोई लॉन्ग बेड रिटर्न पेशेंट है जो 6 महीने से बेड रिटर्न है तो उसको बेड सोर होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं फ्रीक्वेंटली, और उसके केयर के बारे में आप लिख सकते हो, पर्टिकुलर पोजीशनिंग उसकी चेंज करवाएं या फिर लोशन मसाज वगैरह करें तो बेड सोर के अपन चांसेस को कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं पूरा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।